प्रिय छात्रों, प्रौढ़ मनोरमा का अपना प्रकरण चल रहा है, जिसमें कल हमने उपदेश पदार्थ के विषय में प्रक्रिया कौमुदीकार का क्या मत था उसकी विशेष चर्चा की। और इस तरह से उपदेश पदार्थ के बारे में प्रौढ़ मनोरमा में जो बातें कही गई है वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब इसके बाद अपने सिलेबस में अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनो नुनासिकः, ये सूत्र है पाठ्यक्रम में। यद्यपि इस सूत्र में प्रौढ़ मनोरमा में कोई विशेष विवेचन नहीं है, लेकिन सूत्र का जो अर्थ है, सूत्र की व्याख्या जो की गई है, उसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। और जो कुछ थोड़ी बहुत बात विशेष रूप से कही गई है प्रौढ़ मनोरमा में, उस पे हमें ध्यान देना है। तो व्याकरण में जब वर्णों का विभाजन किया गया तो ये वर्ण अच है, ये हल है। इस तरह से माहेश्वर सूत्र में साक्षात हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के वर्णों का समुदाय है। एक अयूण के अ से लेकर के और अयोच के हल तक, और दूसरा समुदाय है हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक। लेकिन इन व्यंजन वर्णों में भी कार्य की दृष्टि से अलग अलग व्यंजन वर्णों का नाम दिया गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर। जो वर्ण जिस उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है, उस उच्चारण स्थान से उच्चरित होने के कारण उसका उस तरीके से नाम दिया गया है। और वर्ण के उच्चारण में, उच्चारण स्थान में कुछ यत्न होता है, और वो यत्न दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आभ्यंतर और एक का नाम है बाह्य। तो आभ्यंतर और बाह्य जो यत्न है, उस यत्न में उच्चारण स्थान में जिस जिस रूप में विकार उत्पन्न होता है, उस तरीके से उस वर्ण का नाम रखा गया है। तो जैसे हाइवरट के ह से हल के ल तक के जो वर्ण हैं, उसमें यण प्रत्याहार का जो वर्ण है उसका नाम दिया अंतस्थ वर्ण। इसी तरह से वर्ग के जो 25 अक्षर है उसका नाम दिया स्पृष्ट वर्ण। इसी तरह से ऊष्म वर्ण। तो ये तत्तद वर्णों के नामकरण किए गए हैं कार्य की सुलभता के लिए। कि व्याकरण में हमें जब वर्ण से संबंधित कार्य करना हो तो हमें एक साथ वर्णों का ज्ञान करने के लिए हम उस प्रकार से उपदेश कर सके। तो इसी तरह एक विशेष वर्ण है जिसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो अनुनासिक वर्ण क्या है, इस बारे में अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र हमारे पास है मुख नासिका वचनो नुनासिकः। ये सूत्र अनुनासिक संज्ञा करता है। तो कौन से वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं उसका विवेचन ये सूत्र करेगा। तो इस सूत्र में दो पद है। एक पद है मुख नासिका वचनः, ये एक सामासिक पद जो
उद्देश्यवाचक पद है, अर्थात मुख नासिका वचन को उद्देश्य करके हम अनुनासिक संज्ञा का विधान कर रहे हैं। तो एक सामासिक पद है मुखनासिका वचनः और दूसरा इसमें पद है अनुनासिकः, जो अनुनासिक विधेय पद है, अनुनासिक का विधान करते। तो चूंकि संज्ञा सूत्र जो होता है वो शक्ति का नियामक होता है, तो अनुनासिक पद की शक्ति मुखनासिका वचन में है, ये इस सूत्र के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस सूत्र के प्रत्येक पद की चर्चा हमको करनी है। तो मुखनासिका वचनः, इस सूत्र में वचनः पढ़ा गया है, जबकि हम वचन शब्द को सामान्य रूप में नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, जो वचन संख्या का वाचक होता है। लेकिन यहाँ जो वचन है उसका अर्थ है जो उच्चरित होता है। तो उच्चरित होता है, इस अर्थ के कारण क्या उच्चरित होता है? वर्ण। इसीलिए वचनः शब्द यहाँ वर्ण अर्थ को बताता है। इसीलिए वर्ण का बोधक होने के कारण वचनः ये पुल्लिंग में प्रयोग है। इसीलिए इस अर्थ को बताने के लिए वचनः शब्द का विग्रह करेंगे, उच्यते असौ वचनः। उच्यते असौ वचनः, इस अर्थ में कर्म प्रत्यय करके वच धातु से बाहुल का ल्युट प्रत्यय इसमें करेंगे और ल्युट प्रत्यय होने के कारण बहुवचन होगा, वो वचन शब्द बनेगा, जो वर्ण का बोधक होने के कारण यहाँ वह पुल्लिंग में प्रयोग है। तो वचनः शब्द जो है वह चूँकि समास घटित पद है, इसीलिए अन्य पदों का अर्थ निर्वचन के साथ हमको समास करना पड़ेगा। तो उच्यते असौ इति वचनः, इससे ल्युट प्रत्यांत होने के कारण वचन शब्द का अर्थ होगा वर्ण। इस प्रकार वचन का अर्थ होगा उच्चार्यमानो वर्णः। अब उच्चार्यमानो वर्णः अनुनासिकः भवति, ये इस सूत्र से प्राप्त हुआ। तो प्रश्न हुआ किससे उच्चार्यमान जो वर्ण होगा उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी, तो उसको बताने के लिए कहा मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानः वर्णः। तो मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानः वर्णः, इतने अर्थ को बताने के लिए यहाँ सामासिक शब्द है मुख नासिका वचनः। तो मुख नासिका वचनः, यहाँ क्या समास होगा? तो यहाँ प्रथम रूप में हम मुख और नासिका इसका समास करेंगे। तो मुख और नासिका इसका जब समास करेंगे तो विग्रह करेंगे मुख सहित नासिका, अर्थात मुखेन सहिता। मुखेन सहिता इस अर्थ में तृतीया समास करके पहले हम बना लेंगे मुख सहिता, और मुख सहिता सब जब बन जाएगा तो मुख सहिता चासौ नासिका इति मुख नासिका। तो पहले मुख का तृतीया तत्पुरुष समास करके मुख सहिता ये प्रयोग, फिर मुख सहिता चासौ नासिका ये कर्मधारय समास, क्योंकि मुख सहिता ये जो है विशेषण बनेगा नासिका का। तो मुख सहिता चासौ नासिका इस अर्थ में हम कर्मधारय समास करेंगे। अब जब कर्मधारय समास करेंगे तो मुख सहिता नासिका में
मुख सहित, ये जो सहित पद है, इस सहित पद का साक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोप संख्यानम, इस वार्तिक से सहित पद का हो जाएगा लोप। तो सहित पद का जब लोप हो जाएगा तो मुख नासिका ये प्रयोग बनेगा। अब ध्यान ये रखना है विग्रह में कि मुख सहिता में मुखेन सहिता ये तृतीया समास, फिर मुख सहिता चासो नासिका इस अर्थ में समास करके शाक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोप संख्यानम इस वार्तिक के द्वारा सहित पद जो है पूर्व पद का उत्तर भाग, मुख सहित में उत्तर भाग सहित, इसका लोप करके मुख नासिका ये प्रयोग बनेगा। अब मुख नासिका जब बना तो उसका फिर तृतीया समास करेंगे हम वचन शब्द के साथ। तो मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः। तो मुख नासिकाया वचनः इस तृतीया समास में हम किस सूत्र से समास करेंगे? तो यद्यपि यहाँ तृतीया समास कर्तृकरणे कृताबहुलम इस सूत्र से समास सिद्ध है, हो सकता है, क्योंकि करण अर्थ में और कर्ता अर्थ में तृतीयांत पद का समास करते हैं कृदंत शब्द के साथ में। कृदंत शब्द हो गया वचन, इस वचन का हम समास कर देंगे मुख नासिकया इस तृतीयांत पद के साथ, तो समास हो जाएगा। तो यद्यपि कर्तृकरणे कृताबहुलम इस सूत्र से यहाँ समास सिद्ध है, लेकिन भाष्यकार ने यहाँ एक विशेष वार्तिक के द्वारा इसकी समास संज्ञा की है, जो साधनम कृता इस वार्तिक से की है। तो साधनम कृता इस वार्तिक के द्वारा भाष्यकार ने यहाँ समास किया है। क्यों साधनम कृता इस वार्तिक से किया है? तो इसका विशेष प्रयोजन है। अतः सीधा ये देखना है कि भाष्यकार के मत में यहाँ साधनम कृता इस वार्तिक से समास है, जबकि कर्तृकरणयो कृता बहुलम इस सूत्र से भी समास हो सकता है। तो इस तरह मुखेन सहिता मुख सहिता, मुख सहिता चासो नासिका मुख नासिका, मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। इस तरह इस सूत्र का ये अर्थ निकला, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। और इसी अर्थ को वृत्तिकार ने भट्टोजी दीक्षित ने अपनी सूत्र की वृत्ति में लिखा। अब यहाँ एक थोड़ी सामान्य जिज्ञासा होती है कि भाई आपने कहा कि शाक पार्थिवादिगण में पाठ करके इसको जो है सहित पद का लोप होता है, तो शाक पार्थिवादिगण में इसका पाठ की परिकल्पना करके जो आप लोप करते हैं वो लोप नित्य लोप होता है। तो जब नित्य लोप होगा है तो ऐसी स्थिति में सहित पद का लोप जब होगा तो उसका अर्थ बोध करते समय सहित पद का प्रयोग या उसका उल्लेख संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शाक पार्थिवादिगण में इसकी पाठ की कल्पना करके जब लोप कर देते हैं तो फिर भट्टोजी दीक्षित ने इस सूत्र के वृत्ति में ये सहित पद का उल्लेख करते हुए ये अर्थ कैसे किया कि मुख सहित नासिक मुख सहितोच्चार्यमान वर्णः अनुनासिक संज्ञ स्यात्। तो नित्य लोप जिसका हुआ उसका अर्थबोध नहीं होना चाहिए, इस तरह की आशंका करते हैं। तो इस तरह की आशंका करने पर इसके समाधान में
इस सूत्र के विग्रह को दूसरे रूप में कहा गया है, दूसरा विग्रह करते हैं। फिर क्या विग्रह करेंगे? तो कहते हैं मुखम द्वितीयम यस्याह सा मुख द्वितीया, मुखम द्वितीयम यस्याह सा मुख द्वितीया। द्वितीया पद को लेकर के समास करेंगे। और मुख द्वितीया चासु नासिका मुख नासिका। तो इस तरह से मुखम द्वितीया नासिका मने द्वितीय है मुख और नासिका है उच्चारण स्थान, जिसका इस तरह के अर्थ को करके हम द्वितीया शब्द से लेकर के समास करेंगे। और फिर मुख द्वितीया चासु नासिका मुख नासिका ये विग्रह करेंगे और शाक पार्थिवादिगण मान करके इस द्वितीय पद का नित्य लोप कर देंगे। तो द्वितीय पद में जो नित्य लोप हो जाएगा तो उसका उल्लेख नहीं है वृत्ति में। तो कहा फिर सहित पद कहाँ से आएगा? तो सहित पद वृत्ति में केवल फलितार्थ कथन है। फलित जो अर्थ हुआ मुखम द्वितीय नासिका, जो मुंह है दूसरा उच्चारण स्थान नासिका के साथ, इसका फलितार्थ मुख के साथ नासिका ये अर्थ आ जाएगा। तो सूत्र के वृत्ति में केवल वह सहित पद फलितार्थ कथन है। अतः नित्य लोप की जो बात आप कर रहे थे सहित पद का, उसका हम समास न करके द्वितीया पद के साथ समास कर लेंगे। तो मुख द्वितीया का में द्वितीया का नित्य लोप हो जाएगा। तो उसका नित्य लोप होने पर वृत्ति में उसका उल्लेख नहीं होगा और हमारा जो अर्थबोध है वो फलितार्थ कथन के रूप में वृत्ति में सहित पद आ जाएगा। तो इस तरह से वृत्ति में सहित पद का जो उल्लेख होगा वो फलितार्थ कथन है। ये चीजें स्वीकार कर लेने से नित्य लोपापत्ति की जो बात आपने कही थी कि नित्य लोप होता है तो उसका अर्थबोध में प्रयोग नहीं होना चाहिए वृत्ति में, तो उस बात की भी संगति हो जाती है। किसी का मत ये है, किसी आचार्य का ये भी कहना है कि मुख नासिका शब्द का पार्थिवादि शाक पार्थिवादिगण में पाठ स्वीकार करने की अपेक्षा लाघव है मुख पद का मुख सहित पद में लक्षणा कर लीजिए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो शाक पार्थिवादिगण में पाठ मानते हैं फिर उसका लोप करते हैं, फिर उसके फलितार्थ कथन को वृत्ति में लाते हैं, तो ये सब सारी चीजें करने की अपेक्षा केवल मुख पद को आप नासिका के साथ समास कर लीजिए और मुख पद जो है उसका मुख सहित पद में लक्षणा कर लेंगे तो अर्थबोध भी हमारा हो जाएगा। मुख सहित नासिको चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञं स्यात् इति। तो इस तरह से तीन प्रकार की स्थितियां आ गई। कुछ लोगों के मत में यहाँ मुख पद मुख सहित अर्थ में लाक्षणिक है, विग्रह में एक जगह द्वितीय पद का उल्लेख है, इसके बाद प्रथम दृष्टया मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानः ये अर्थ किया गया। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से सूत्र के मुख नासिका वचन इस पद के द्वारा ये अर्थ प्राप्त हुआ, मुख के साथ साथ नासिका से जो उच्चार्यमान वर्ण है इसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। भाष्यकार ने यहाँ उच्यते येन असौ वचनः इस अर्थ में करण व्युत्पत्ति के द्वारा वचन शब्द की सिद्धि की है लुट प्रत्यय करके। तो ध्यान रखिए, मनोरमाकार ने उच्यते असौ वचनः ये कर्म व्युत्पत्ति किए हैं, बाहुल का लुट प्रत्यय कर्म अर्थ में करके वचन शब्द की सिद्धि करते हैं। भाष्यकार
ने उच्यते येन असौ वचनः। इस प्रकार करण अर्थ में लुट प्रत्यय करके वचन शब्द की सिद्धि करते हैं, और इस तरह वचन की सिद्धि करके मुख नासिका वचनम अस्य इति मुख नासिका वचनः, ये बहुव्रीहि समास करते हैं। तो मुख नासिका वचनम अस्य, इस अर्थ में बहुव्रीहि समास यहाँ किया जाता है। इस तरह मुखेन सह नासिका उच्चारण साधनम यस्य, तो जब करण अर्थ में विग्रह करेंगे तो अर्थ क्या हुआ, मुख के साथ नासिका है उच्चारण साधन जिस वर्ण का, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका के द्वारा होता है, तो साधन के रूप में पकड़ में आएगा मुख और नासिका। इसीलिए साधन होने के कारण भाष्यकार ने यहाँ साधनम कृता, साधनवाचक शब्द से कृत प्रत्यांत शब्द का समास होता है, ये ध्यान में रख करके साधनम कृता इस वार्तिक से यहाँ समास संज्ञा की है। अवगतम। तो इस प्रकार भाष्यकार के मत में मुखनासिका वचन में बहुव्रीहि समास है। अवगतम। तो यद्यपि अंतर क्या हुआ कि तात्विक दृष्टि से यदि हम देखें तो दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, चाहे बहुव्रीहि समास करें, चाहे हम कर्मधारय समास करके तृतीया तत्पुरुष समास करके अर्थबोध करते हैं, तो तात्विक दृष्टया कोई भेद नहीं है। लेकिन इस तात्विक दृष्टया भेद के नहीं होने पर भी लाघव जो है, यदि लाघव की दृष्टि से यदि देखते हैं तो वर्ती पदार्थ जो है, अर्थात जहाँ समास का वृत्ति पद के द्वारा अर्थबोध सुलभ हो, वहाँ अन्य पदार्थ प्रधान मानना गौरव होता है। तो इसलिए यहाँ कर्मधारय या तत्पुरुष समास करते हैं तो समस्त घटित जो पद है उसी पद से अर्थबोध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि को स्वीकार करने में गौरव दिखता है। इस बात को ध्यान में रख करके भट्टोजी दीक्षित आदि ने मुखेन सहिता मुख सहिता चासो नासिका मुखनासिका मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः, ये विग्रह करते हैं। तो इसलिए नागेश भट्ट का भी ये मत है कि बहुव्रीहि स्वीकार करने की अपेक्षा लाभघव की दृष्टि से यहाँ तत्पुरुष समास होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सूत्र का जो साक्षात अर्थ है उस अर्थ की हमने चर्चा की है, जिसमें भट्टोजी दीक्षित और भाष्यकार का मत और नागेश का जो अभिप्राय है। अब इस सूत्र के विषय में समास के प्रसंग में कुछ प्रश्न उठाते हैं कि इस सूत्र में भाई द्वंद्व समास भी कर सकते हैं, मुख और नासिका जो है ये दोनों का आप उच्चारण स्थान में ग्रहण करते हैं, दोनों पदार्थ प्रधान है, इसीलिए यहाँ द्वंद्व समास क्यों नहीं मानते। तो मुखम च नासिका च ये विग्रह होगा, और इस विग्रह करके हम समास द्वंद्व समास करें। तो कहते हैं मुखम च नासिका च, ये यदि हम विग्रह करके द्वंद्व समास करेंगे तो द्वंद्व समास होने से क्या होगा कि यहाँ एक सूत्र है द्वंद्व समास में, प्राणी द्वंद्वश्च प्राणी तुरी सेनांगानाम, के प्राणी वाक्य अंगवाचक, वाद्य यंत्र के अंगवाचक और सेना के अंगवाचक शब्द का हमेशा समाहार द्वंद्व होता है। तो चूंकि मुखम च नासिका च ये प्राणी का अंग है, इसीलिए यहाँ समाहार द्वंद्व होगा।
और समाहार द्वंद्व होने से स नपुंसकम से नपुंसक हो जाएगा, और नपुंसक होने से नासिका जो है उसको हरस हो जाएगा, तो हरसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र से। तो ऐसी स्थिति में मुख नासिका वचन जो अभी सूत्र है वो न बन करके मुख नासिक वचन ये सूत्र होगा, अथवा मुख नासिकम स्यात् तस्मात्, या तो ये कह लीजिए मुख नासिकम बनेगा, मुख नासिका नहीं बनेगा। अतः जबकि सूत्र में क्या है, मुख नासिका वचन, तो मुख नासिका वचन ये सूत्र में उल्लेख होने के कारण यहाँ हम समाहार द्वंद्व समास नहीं करेंगे। अतः मुखम च नासिका च इस विग्रह करने पर मुख नासिकम ये प्रयोग बनेगा, न कि मुख नासिका बनेगा। या यूँ कह लीजिए हरस्वादि होकर के मुख नासिक वचन ये सूत्र की स्थिति बनेगी, न कि मुख नासिका वचन की। अतः यहाँ द्वंद्व समास मानना ठीक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख करके प्रौढ़ मनोरमा के मूल में लिखते हैं, मुखम च नासिका चेति विग्रहे प्राणी अंगत्वात् एकवद भावे मुख नासिकम इति स्यात्। यदि हम यहाँ द्वंद्व समास मानेंगे तो मुखम च नासिका च इस विग्रह में प्राणी के अंग होने के कारण एकवद भाव हो जाएगा, और एकवद भाव होना से मुख नासिकम ये प्रयोग की आपत्ति होगी। इसीलिए इस सूत्र में द्वंद्व समास मानने की जरूरत नहीं है। अवगतम। अब यहाँ इससे थोड़ा सा हट कर के कुछ एक दो बातें अवश्य जाननी चाहिए, उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं यहाँ जो नासिका शब्द है, इस नासिका शब्द के उच्चारण, नासिका शब्द के साथ में मुख शब्द का प्रयोग होने के कारण, तो यहाँ मुख शब्द मुख के अवयव जो तालु आदि स्थान है उस अर्थ का वाचक है। तो यहाँ मुख का अर्थ है मुख का अवयव जो तालवादि स्थान उसका वाचक है। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में नासिका जो है उस नासिका का तात्पर्य क्या है, नासिका का मूल स्थान अवयव। तो नासिका शब्द के साथ में जो मुख शब्द का उच्चारण किया, तो नासिका शब्द के साथ उच्चारण सामर्थ्य से मुख शब्द यहाँ मुख का अवयव जो तालवादि उच्चारण स्थान है उस अर्थ का वाचक है। तो का मुख क्या है भाई, तो मुख के लिए हम पढ़ते हैं शेखर आदि ग्रंथ में कि ओष्ठात् प्रभृति काकल पर्यंतम स्थानम मुखम। मुख का मतलब होता है मुंह, माने होठ से लेकर के गले के अंदर जो मांस लटका हुआ है, मांस जो बढ़ा होता है उसे काकल कहते हैं। तो होठ से लेकर के वहाँ तक का जो उच्चारण स्थान है उसे मुख कहते हैं, उस स्थान को मुख कहते हैं। और जितने भी उच्चारण स्थान है ये सारे स्थान इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मुख पद से यहाँ अलग अलग अवयव अर्थ का वाचक होने के कारण तत्तद स्थान भेद से उच्चरित जो वर्ण होगा, और नासिका उस उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी जो उच्चरित होगा उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होगी। अवगतम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस सूत्र में यदि मान लीजिए मुख ग्रहण नहीं करते तो क्या दिक्कत थी, अर्थात मुख ग्रहण करने का फल क्या है, तो उसी को कहते हैं कि यदि मुख ग्रहण नहीं करेंगे तो स्थिति क्या होगी, केवल नासिका से जो उच्चरित वर्ण होगा उसी की अनुनासिक संज्ञा होगी। अवगतम। तो
इस स्थिति में भाष्यकार जो शिक्षा वचन है, एक शिक्षा वचन है कि अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान विष्यते, तो मुख ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस शिक्षा वचन के द्वारा अनुस्वार और यम वर्ण जो है उसी का नासिका स्थान होगा। तो सूत्र में मुख ग्रहण है नहीं, अनुनासिक वर्ण जो है वो नासिका उच्चारण स्थान वाले का होगा। नासिका उच्चारण स्थान किसका है? तो पाणिनि शिक्षा में कहते हैं अनुस्वार और यम वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान नासिका इष्ट है। तो इस शिक्षा वचन के द्वारा अनुनासिक संज्ञा केवल यम और अनुस्वार वर्ण का ही होगा, क्योंकि उसी का नासिका वचन इष्ट है। इससे क्या होगा कि आंगोनुनासिक छंदसी, इस सूत्र से जो हम अनुनासिक का विधान करते हैं तो विधेय इस अनुनासिक के स्थान में भी अनुस्वार होने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुख ग्रहण नहीं करने से आंगोनुनासिक छंदसी, इस सूत्र से विधेय जो अनुनासिक होगा उस नासिक के स्थान में उसका बोध उच्चारण स्थान, वह स्थिति क्या बनेगी, वहाँ अनुस्वार होने लग जाएगा। इसीलिए इस सूत्र में मुख ग्रहण हमने किया। मुख ग्रहण करने से क्या होगा कि मुंह के साथ साथ जो नासिका से उच्चार्यमान वर्ण है उसकी अनुनासिक हो संज्ञा होगी। तो इससे अनुनासिको आंगो अनुनासिक, इस सूत्र से विधेय जो आंग है उसको अनुनासिक हो जाएगा। तो अन्यथा वहाँ अनुस्वारापत्ति हो जाती, क्योंकि दोनों समान स्थिति में होता। इसीलिए सूत्र में मुख ग्रहण करना आवश्यक है। इसी तरह यदि सूत्र में नासिका का ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल मुख से उच्चरित जो वर्ण होगा उसी की अनुनासिक संज्ञा होगी। तो मुखोच्चरित वर्ण की ही अनुनासिक संज्ञा हो जाने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में सक्ता प्रयोग है। तो सक्ता प्रयोग में इस सूत्र में ककार की भी अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी, ककार की अनुनासिक संज्ञा होने लग जाएगी। क्यों कि एक तो प्रत्यय परे रहने पर अनुनासिक जो ककार है उसको अनुदात्तोपदेश वनत तनोत इत्यादि सूत्र के द्वारा वहाँ लोप की प्रसक्ति होगी, क्योंकि मुख सहित उच्चारण स्थान है। तो मुख मात्र उच्चारण स्थान से सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग क्या है, शकता। तो शक में श में अ है, आगे क है, तो अकार ककार का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। तो कंठ होने के कारण दोनों का उच्चारण स्थान साम्य होगा। साम्य हो जाने से एकता प्रत्यय परे रहने पर ककार को अनुदात्तोपदेश बनत इत्यादि सूत्र से लोप होने लग जाएगा। तो वह लोप न हो इसलिए शक्ता इत्यादि प्रयोग में ककार का लोप न हो, इसलिए सूत्र में मुख के साथ साथ नासिका ग्रहण करना आवश्यक है। अतः मुख पद भी अपेक्षित है, नासिका पद भी अपेक्षित है, और दोनों को लेकर के मुख के साथ साथ जो उच्चार्यमान जो वर्ण है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा व्याकरण में की जाती है। तो ये बातें आपके मुख नासिका वचनोनुनासिका इस सूत्र से संबंधित बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से ये सूत्र संपन्न होता है। अब अगले पाठ में अगले सूत्र की हम चर्चा करेंगे। तो आज के पाठ में अभी यहीं, फिर आगे के पाठ में मिलते हैं। धन्यवाद।